दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 2025 की एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म लास्ट ब्रेथ, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। अब जरा सोचिए, समुद्र के अंदर बहुत गहराई में करीब 20,000 मील लंबी पाइपलाइंस का जाल बिछा हुआ है। इन्हीं पाइपलाइंस से गैस और तेल जैसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। इनकी देखभाल करने का काम करते हैं सैचुरेशन डाइवर्स। ये लोग समुद्र के 1000 फीट से भी ज्यादा नीचे काम करते हैं। वहां पर ना तो रोशनी होती है और ना ही आवाज, बस अंधेरा, खतरा और हर पल मौत का डर। ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम माना जाता है और इसी काम के दौरान एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड से होती है, जहां पर एक लड़का क्रिस अपनी मंगेतर से मिलने उसके घर आता है। वो उससे कहता है कि देखो, मुझको काम पर जाना है और अब कुछ महीनों तक हम नहीं मिल पाएंगे। मैं चाहता था कि छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ समय बिताऊं, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। उसकी मंगेतर थोड़ी भावुक हो जाती है। क्रिस मुस्कुराकर उसको समझाता है कि ऐसे सोचो जैसे मैं स्पेस में जा रहा हूं। थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वादा करता हूं कि मैं सही सलामत वापस आऊंगा। ये सुनकर उसकी मंगेतर उसे गले लगाकर कहती है कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो वहां चला जाता है जब क्रिस को अपने काम पर निकलना होता है। असल में क्रिस एक सैचुरेशन डाइवर है, यानी ऐसा इंसान जो समुद्र की गहराइयों में जाकर पाइपलाइंस की मरम्मत करता है। ये काम जितना सुनने में रोचक है, उतना ही खतरनाक भी है। सबसे पहले उसे पोर्ट यानी बंदरगाह जाना होता है, जहां से जहाज नॉर्थ सी की तरफ रवाना होगा। वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ और भी कई लोग होते हैं जो जहाज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। कोई जरा सी लापरवाही नॉर्थ सी में बहुत भारी पड़ सकती है। डाइवर्स की टीम का हेड होता है एक मजाकिया लेकिन समझदार इंसान, क्रेग। वो इन डाइवर्स को 3 अलग अलग टीमों में बांटता है, हर टीम में 3 लोग। क्रिस को वो पहली टीम में रखता है, 2 सीनियर डाइवर्स डंकन और डेव के साथ। क्रेग हंसी मजाक करते हुए कहता है कि अब तुम तीनों अगले 28 दिन तक इस टीन के डिब्बे से गुजरोगे और फिर सीधा 300 फीट नीचे समंदर के अंदर भेजे जाओगे। वहां तुम मेरे हाथ बनकर काम करोगे और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। पाइपलाइन थोड़ी दूर खराब है और सर्दियां आने वाली हैं। लोगों को घरों में हीटर चाहिए और वो गैस के बिना नहीं चलेगा। इसीलिए ये मरम्मत वाला काम तुम लोगों को ही करना होगा। जिसके बाद वो बताता है कि जब काम पूरा हो जाएगा तो सभी को 4 दिन डीकम्प्रेशन में रखा जाएगा, ताकि शरीर फिर से सामान्य वातावरण में ढल सके। इसके बाद तीनों टीमों को अलग अलग कंटेनर्स में भेज दिया जाता है। ये कंटेनर्स अंदर से रहने और खाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। अब हम थोड़ा और जानते हैं इस टीम के बारे में। डंकन क्रिस का मेंटर है। क्रिस ने अपने शुरुआती 5 डाइव्स उसी की देखरेख में की थी। डंकन उम्र में बड़ा है, लेकिन दोनों की अच्छी बनती है। वहीं डेव थोड़ा अलग है, जो शांत, गंभीर और किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। क्रिस को यह थोड़ा अजीब लगता है, जिस पर डंकन क्रिस को समझाता है कि वो बस ड्यूटी के टाइम ऐसा रहता है। वो कोई गलती नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके घर पर 2 प्यारी बेटियां उसका इंतजार कर रही हैं। जिसके बाद क्रेग ऑर्डर देता है कि सभी कंटेनर्स के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जिसके बाद कंटेनर्स की अंदर की गैस का रेशियो सेट किया जाता है, ताकि वहां पर ठीक से सांस ली जा सके। वो बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि तुम लोगों को बिना डीकम्प्रेशन किए सीधा ऊपर नहीं आना है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स फट जाएंगे। अब जहाज नॉर्थ सी की ओर रवाना होता है। इसके बाद हम उस कंटेनर में डेव को देखते हैं, जो अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा होता है। लेकिन तब तक डिनर का टाइम हो जाता है, इसीलिए डंकन उसको बुलाता है। डिनर के दौरान डंकन अपनी पुरानी बातें शेयर करता है। वो कहता है कि पहले जब हम ये काम करते थे तो बस थोड़ी समझदारी और थोड़ा रम का जुगाड़ काफी था। अब तो मशीनों का जमाना आ गया है। जिसके बाद वो कहता है, वैसे मेरे पुराने सारे साथी ये काम छोड़ चुके हैं, अब तो बस मैं ही आखिरी बचा हूं। और ऐसा लगता है जैसे कंपनी अब मुझको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। कंपनी को लगता है कि मैंने 20 साल काम कर लिया है और अब बस बहुत हुआ। ये मेरी आखिरी रोटेशन है। शायद इसके बाद मैं फिर कभी यहां पर नहीं आऊंगा। जिस पर डंकन आगे बोलता है कि मैं अभी 10 साल और काम कर सकता हूं। क्रिस को डंकन की बात सुनकर बुरा लगता है। जिसके बाद ये सब अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। क्रिस अपना समय काटने के लिए अपनी मंगेतर की पुरानी वीडियोस देखता है, और जब वो लोग मंजिल के करीब होते हैं
तभी जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही जहाज अपने तय स्थान पर पहुंचता है, डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से उसे एकदम स्थिर कर दिया जाता है। यानी अब न जहाज आगे खिसकेगा न पीछे, चाहे जितना भी तूफान आ जाए। इसके बाद नीचे जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्रेग टीम ए को 1 घंटे पहले अलर्ट करता है, जबकि वहीं डंकन भी क्रिस और डेव से कहता है कि अपना अपना सूट पहन लो और हाँ, चाकू, कंपास और फ्लिपर्स लेना मत भूलना। इसके बाद तीनों एक एक करके डाइव बेल में जाते हैं। दोस्तों, ये डाइव बेल एक मजबूत और पूरी तरह से बंद ढांचा होता है, एक तरह का छोटा कैबिन जिसमें अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं और इसे समुद्र की गहराई में भेजा जाता है। अब कंटेनर से तीनों डाइवर्स धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे डाइव बेल में चढ़ते हैं। फिर इस बेल को जहाज से बाहर खिसकाया जाता है। जहाज अभी समंदर की सतह पर होता है, लेकिन इस बेल को एक मोटी स्टील केबल की मदद से करीब 300 फीट नीचे समंदर की गहराई में उतारा जाता है। हालांकि बेल अभी भी पूरी तरह से नीचे नहीं पहुंचती है, वो समंदर की सतह और जहाज के बीच झूल रही होती है। इस कारण बेल में झटके लगने लगते हैं, जिससे क्रिस थोड़ा घबरा जाता है। और फिर जैसे ही क्रेग ऊपर से ऑर्डर देता है, डंकन सबसे पहले डेव को हेलमेट पहनाकर बेल से बाहर भेजता है। यह हेलमेट बहुत हाईटेक होता है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, लाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम तक मौजूद होते हैं। और क्योंकि डाइवर्स को नीचे लगातार 5-6 घंटे काम करना होता है, तो उन्हें अडल्ट डायपर्स भी पहनाए जाते हैं। और साथ ही में एक मजबूत मोटी वायर उनके सूट से जोड़ी जाती है, जिसे अम्बिलिकल कहा जाता है। मतलब अम्बिलिकल ही एकमात्र सहारा होता है जिससे डाइवर्स को ऊपर से ऑक्सीजन, लाइट और कम्युनिकेशन मिलता है। इसके बिना गहरे समंदर की तेज धाराएं किसी को भी बहा सकती हैं। अब बेल से नीचे डेव को मैनीफोल्ड यानी पाइपलाइन का जो जोड़ होता है, उसके पास भेजा जाता है। डंकन को अंदर ही रुकने को कहा जाता है। डंकन का काम है ऊपर क्रेग को वायरलेस से अपडेट देना। जैसे ही डेव बेल से बाहर आता है, वो देखता है कि नीचे चारों ओर अंधेरा है। हेलमेट की लाइट जल रही है, लेकिन फिर भी उसे पास में मौजूद क्रिस तक दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा इतना घना होता है। फिर ऊपर से एक पावर केबल नीचे फेंकी जाती है, जो मैनीफोल्ड से जोड़ते ही नीचे की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब क्रिस और डेव अपने काम में लग जाते हैं। काम बस शुरू हुआ ही था कि ऊपर जहाज का डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम अचानक से फेल हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज धीरे धीरे सरकने लगता है। अब इस सिचुएशन को भांपते ही ऊपर से तुरंत ऑर्डर आता है कि सभी डाइवर्स तुरंत बेल में वापस लौटो। डेव तेजी से ऊपर आता है और मैनीफोल्ड के टॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन क्रिस नीचे ही फंस जाता है क्योंकि वो अंदर घुसकर काम कर रहा होता है। डेव उसको चिल्लाकर ऊपर आने को कहता है, जहां क्रिस भी तेजी से ऊपर चढ़ता है और जैसे तैसे वो मैनीफोल्ड के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही जब वो बेल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका अम्बिलिकल मैनीफोल्ड में उलझ जाता है। क्रिस को घबराहट होने लगती है। ऊपर जहाज हिल रहा होता है और इधर बेल हिल रही होती है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो यहीं पर फंसा ना रह जाए। और अब तो इतना समय भी नहीं है कि वो नीचे वापस जाकर उस अम्बिलिकल वायर को छुड़ा सके। डेव भी इस बात से परेशान होता है। वो खुद अम्बिलिकल पकड़कर थोड़ा ऊपर चढ़ता है, लेकिन देखता है कि क्रिस का अम्बिलिकल बहुत ज्यादा खिंच चुका है। डेव जल्दी से क्रिस से कहता है कि सुनो, तुम्हारा अम्बिलिकल टूटने वाला है। वो जैसे ही टूटेगा तुम डरना मत। तुम अपने हेलमेट का बेल आउट एयरलाइन ऑन कर देना। उससे तुम्हें कम से कम 10 मिनट तक का ऑक्सीजन मिलता रहेगा। वो आगे कहता है कि मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लेने फिर लौटकर जरूर आऊंगा। तब तक मैनीफोल्ड के ऊपर ही रुके रहना ताकि मैं तुमको ढूंढ सकूं। अचानक से क्रिस का अम्बिलिकल जोर से टूट जाता है और उस झटके से क्रिस उस मैनीफोल्ड से दूर उछल जाता है, वो भी समुद्र की गहराई में और घनघोर अंधेरे में। उधर जहाज आगे बढ़ता जा रहा होता है। डेव किसी तरह से अपना अम्बिलिकल संभालकर बेल तक सुरक्षित लौट आता है। डंकन तुरंत ऊपर क्रेग को पूरी घटना बताता है कि क्रिस का अम्बिलिकल मैनीफोल्ड में उलझ गया था और वो वहीं नीचे फंसा रह गया है। क्रेग तुरंत ऑर्डर देता है कि जहाज को एंकर डालकर वहीं रोक दिया जाए ताकि क्रिस को ढूंढा जा सके। लेकिन उसी वक्त उसकी टीम का एक मेंबर कहता है कि सर, इस जगह बहुत घनी गैस पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। अगर हमने एंकर डाला तो पाइपलाइंस को नुकसान हो सकता है और नुकसान करोड़ों का होगा। अब क्रेग असमंजस में पड़ जाता है।
एक तरफ अपने साथी की जान, दूसरी ओर कंपनी का भारी नुकसान। उधर दूसरी ओर बेचारा क्रिस, जो अभी भी मैनीफोल्ड पर अटका हुआ है, बड़ी मुश्किल से अपनी फ्लेयर लाइट जलाता है और दोबारा मैनीफोल्ड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पर अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ऑक्सीजन खत्म होने को है। वो जाल के जैसे नेट को पकड़कर ऊपर चढ़ता है और अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। उसी दौरान क्रेग की टीम का एक मेंबर कहता है कि मैं डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम को मैनुअली ठीक कर सकता हूं, जिस पर क्रेग कहता है कि तुरंत शुरू करो। उधर बेल में डंकन डेव से कहता है कि तुम्हें पता है, ऐसा ही एक हादसा पहले भी हो चुका है। एक डाइवर का टखना टूट गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। कंपनी ने कुछ दिन तलाश की, फिर फालतू खर्च समझकर सर्च बंद कर दिया। क्या मिला उसकी बीवी को? सिर्फ एक डिब्बा जिसमें उसके पति की कुछ चीजें थीं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं क्रिस के साथ भी ऐसा ना हो जाए। अब तक 10 मिनट से भी ज्यादा समय हो चुका था। क्रिस किसी तरह मैनीफोल्ड पर चढ़ा रहता है, लेकिन कोई उसको लेने नहीं आता है। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है और वो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में पहुंचता जाता है। वो बस अपनी मंगेतर की यही बातों को याद करता है कि तुम्हें लौट कर आना होगा। लगभग 15 से 20 मिनट की मेहनत के बाद डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम को मैनुअली चालू कर दिया जाता है। जहाज फिर से मैनीफोल्ड की लोकेशन पर वापस आ जाता है। अब सबसे पहले एक रोबोट रॉब को नीचे भेजा जाता है, जिसके कैमरे से पूरे मैनीफोल्ड की तलाश की जाती है। काफी देर तक देखने के बाद रॉब को क्रिस नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही रोबोट मैनीफोल्ड के ऊपर आता है, वो देखता है कि क्रिस वहीं पर पड़ा है और धीरे धीरे सांसें गिन रहा है। क्रेग खुद रोबोट को कंट्रोल करता है और उसके कैचिंग हैंड की मदद से क्रिस की ड्रेस में हुक को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक और दिक्कत सामने आती है। क्रिस ऊपर नहीं आ रहा होता है। रोबोट को दोबारा नीचे भेजा जाता है और तब जाकर पता चलता है कि क्रिस ने खुद को मैनीफोल्ड के एक हुक से बांध रखा है, ताकि अगर वो बेहोश हो जाए तो उसका शरीर पानी में न बह जाए। ये देख सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी बुरी हालत में इतना कमाल सोच पाना नामुमकिन है। अब क्रेग डेव को नीचे भेजता है। वो बोलता है कि क्रिस को वापस लेकर आओ। डेव जल्दी से क्रिस के शरीर को मैनीफोल्ड से अलग करता है और उसको अपने हुक से जोड़ लेता है। लेकिन अब समस्या और बड़ी हो जाती है। क्रिस का शरीर बहुत भारी हो चुका होता है। गहराई का पानी, भारी सूट और बेहोशी, इन सब की वजह से क्रिस बहुत हैवी हो जाता है, जिसको देखकर डेव की हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी डेव अपनी पूरी ताकत से खींचकर क्रिस को बेल तक वापस लाने में सफल हो जाता है। अब क्रिस बेल में तो आ गया था, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। करीब 40 मिनट बीत चुके थे। पहले 10 मिनट तक उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन उसके बाद 30 मिनट तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिली है। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद अभी भी कुछ हो सकता है। काफी देर तक लगातार कोशिश करने के बाद क्रिस की सांसें लौट आती हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सांसें वापस आती हैं। वो अब भी ऐसे ही पड़ा होता है जैसे कोई बेजान शरीर हो। वो ना तो आंख खोलता है और ना ही कोई प्रतिक्रिया देता है। डंकन भी थक हार कर मान जाता है, लेकिन डेव अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता है। वो क्रिस का हाथ पकड़कर कहता है, हमें पता है तुम हमको सुन रहे हो क्रिस, प्लीज कुछ इशारा करो। अब सबको लगने लगता है कि शायद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्रिस का ब्रेन डेड हो गया है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। क्रिस अचानक से बोलता है, कैसे हो तुम सब लोग? ये सुनते ही सबकी आंखों में चमक लौट आती है और धीरे धीरे क्रिस अपनी आंखें हिलाता है। उसकी उंगलियां भी हिलती हैं। वो पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ था? डंकन और डेव हंसते हुए कहते हैं कि भाई, तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो सब हम बाद में बताएंगे। पहले जश्न मनाते हैं कि तू वापस आ गया। इसके बाद क्रिस और उसकी टीम बेल के जरिए वापस शिप के कंटेनर में लौट आती है, जहां डेव हर दिन उसका मेडिकल चेकअप करता है। जहां ये लोग जिस मिशन पर गए थे उसे अधूरा छोड़कर क्रेग अपनी टीम को लेकर लगभग 1 महीने बाद वापस पोर्ट पर लौटता है। क्रिस की पूरी मेडिकल जांच की जाती है और राहत की बात यह होती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो सीधा अपनी मंगेतर से मिलने पहुंचता है। वो उसे देखकर पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? काम तो अभी कुछ महीनों का था ना? जिस पर क्रिस मुस्कुराकर कहता है, असल में एक डाइवर था, उसका एम्बिलिकल वायर टूट गया था, इसीलिए मिशन को रोकना पड़ा। जिस पर क्रिस की मंगेतर पूछती है कि वो डाइवर कौन था और अब वो कैसा है? जिस पर क्रिस कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव देखकर वो समझ जाती है कि वो डाइवर कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस ही था।
वो चुपचाप उसको सीने से लगा लेती है और मन ही मन शुक्रिया अदा करती है कि वो एक बड़े हादसे से बच गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। एक्सपर्ट्स तक हैरान रह गए थे कि बिना ऑक्सीजन के आधे घंटे तक कोई जिंदा कैसे रह सकता है। जिसके बाद एंड में हमें असल जिंदगी के क्रिश की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डेव, डंकन और क्रेग भी शामिल होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको पता है? शादी के बाद ये सब मिलकर उस अधूरे काम को पूरा करने निकलते हैं।